तो सबसे पहले तो एक बार फिर से अभी सभी जो प्रिय मित्र जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत। सभी साथी क्लास में जुड़ जाओ भाई। जो नहीं जुड़े हैं अभी तक सभी साथी क्लास में जुड़ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आवाज़ आ रही नहीं आ रही है बताएं, देखें आवाज़ आ रही है ना? चलो ठीक है। तो आज एक बार फिर से स्टडी एट होम परिवार में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और एक नया सेशन हम लेने जा रहे हैं। गजब के सेशन आपका जो रहता है यहाँ पर, हर सेशन बढ़िया रहता है। और आप सभी को पता है फटाफट सटासट रिवीजन चल रहा है, कम समय में अधिक जानकारी। आप सभी को पता है समय की यहाँ पर कीमत है। आपका जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के टाइम में समय बहुत कम होता है सभी के पास में, मेरे पास में भी कम है, आपके पास में भी कम है। तो हम थोड़ा सा कम समय में अधिक जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता देता हूँ, आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर भी बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। जहाँ पे आप नोट्स है, कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, आप ये प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो इन नंबरों पर संपर्क करें। और क्लास पीडीएफ या नोट्स के लिए आप हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला प्रश्न आया हमारे सामने, और वो क्या है आपके सभी के सामने दिख रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आप भी बताने का प्रयास करें कि सही आंसर इसका क्या होगा। पहला प्रश्न है, पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट का मतलब होता है जो पिस्टन होता है, इस पिस्टन के ऊपर कट लगा होता है, एक इस टाइप का कट होता है। ठीक है, तो ये कट क्यों होता है? पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए, पिस्टन के गर्म होकर फैलने से रोकने के लिए, रिंग डालने के लिए, पिस्टन पिन लगाने के लिए। ये गलत है, ये गलत है, आयु बढ़ाना गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पिस्टन के गर्म होकर फैलने से रोकने के लिए। ये जो कट होता है आप सभी को पता है, धातु जब गर्म होती है तो फैलती है, बढ़ती है। तो अगर ये गर्म होकर फैल गया तो पिस्टन जो है इंजन के अंदर जाम हो जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर स्लॉट कटे होते हैं ताकि वो गर्म होकर जाम ना हो। 2 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल चक्कर में क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर होते हैं? जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, पहला स्ट्रोक ऊपर जाता है, अपवर्ड स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा स्ट्रोक नीचे आता है, डाउनवर्ड कहते हैं। क्रैंकशाफ्ट जो होती है पहले स्ट्रोक में आधी घूमती है, दूसरे स्ट्रोक में और आधी घूम जाती है, मतलब एक चक्कर पूरा हो जाता है। एक चक्कर बराबर एक पावर स्ट्रोक होता है। मतलब पूछा क्या है, एक साइकिल चक्कर में क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर पूरे होते हैं? तो एक साइकिल का मतलब है कि इंजन एक बार काम करता है, एक बार पावर पैदा करता है। तो एक बार पावर करने में स्ट्रोक तो 2 है, स्ट्रोक की संख्या पूछे तो 2 है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक चक्कर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कार का इंजन 1.4 लीटर से बनाया जाता है। यहाँ पर 1.4 लीटर का क्या मतलब होता है? आप सभी को पता होगा कि अब कई बार इंजन को बोल देते हैं कि ये 1.4 लीटर या 1.5 लीटर का है, 2 लीटर का है। तो ये लीटर में दर्शाते हैं इसकी जो कैपेसिटी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 1 लीटर बराबर 1000 सीसी होता है। ठीक है, अब आपसे इसकी जो क्षमता पूछे तो आप बता सकते हैं ना, इंजन की लीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में क्षमता यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, एक कार का इंजन 1.4 लीटर का है, तो बताओ इस इंजन की सीसी कितनी होगी? तो सभी को पता है 1.4 को हम 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 जो सीसी होता है, तो यहाँ पर 1400 यहाँ पर सीसी हो जाएगा। आप एक कार से यात्रा कर रहे हैं, आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो क्या कारण हो सकता है? आप क्या चेक करेंगे? टंकी में तेल, इंजन ऑयल, बैटरी के कनेक्शन, ए और सी दोनों। तो यहाँ पर टंकी में तेल और बैटरी के कनेक्शन दोनों चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। किसी कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को गर्म करना, इंजन को ठंडा करना, इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना। उपरोक्त सभी सही है। तो आप सभी को पता होगा जो रेडिएटर होता है, इसमें कूलेंट की मदद से इंजन के टेम्परेचर को एक वर्किंग टेम्परेचर पर बनाए रखना इसका काम होता है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। ठीक है, क्लच प्लेट स्टील की बनी होती है जो दोनों ओर से घर्षण युक्त या दोनों ओर से घर्षण मटेरियल लगा रहता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली स्प्रिंग जो इसको अचानक इंगेज होने पर झटकों से बचाती है, वो टोर्सन स्प्रिंग कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो क्लच प्लेट होती है, यहाँ पर ये राउंड शेप में इस टाइप से, यहाँ पर जो है क्लच के अंदर क्या होती है, स्प्रिंग लगी होती है, तो ये टोर्सन स्प्रिंग होती है। और अचानक जब इंगेज होती है ना, तो जो झटका होता है उसको कम करना इसका काम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गियर बॉक्स का प्रयोग वाहन में क्यों किया जाता है?
तो यहाँ पर गियर बॉक्स का मेन काम होता है उचित टॉर्क और न्यूनतम या अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए। उचित टॉर्क का मतलब है जो सही टॉर्क हमें चाहिए वो टॉर्क प्राप्त करना होगा न्यूनतम व अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न 9 है, वाहन में लगे टायर के संबंध में सही कथन नहीं है। टायर के संबंध में यात्री को रोड के झटकों से बचाता है, कार को कुशन प्रदान करता है। ठीक है, रोड के साथ घर्षण को कम करने का प्रयास करता है। कम करने का प्रयास नहीं करता, ये बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। वाहनों से होने वाले प्रदूषण में सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर पीएम का उत्सर्जन खालिस्तान वाहनों से होता है। कौन से वाहनों से होता है? तो पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो डीजल इंजन से ज़्यादा निकलता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, वाहन में प्रयोग की जाने वाली लाइट के संबंध में गलत कथन चुनें। लाइट जो होती है उसके संबंध में डिप और डिम की सुविधा हेडलाइट में होती है। डोम हेडलाइट आंतरिक रोशनी प्रदान करता है। फ्रंट इंडिकेटर लैंप का रंग ऑरेंज होता है। उपरोक्त सभी सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, 2 लेन वाली सड़क पर कार चलाते समय किस लेन में रहना चाहिए? 2 लेन सड़क अगर है तो यहाँ पर आप कौन सी लेन में गाड़ी चलाएंगे? 2 लेन में। तो कार चलाते समय कार है तो यहाँ पर आप बाएं लेन में गाड़ी आपको चलानी चाहिए 2 लेन वाली सड़क पर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारी वाहन या यात्री वाहन के इंजन पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होते? भारी वाहन जो होते हैं या यात्री वाहन जो होते हैं इनके इंजन पेट्रोल इंजन से क्यों नहीं होते? क्योंकि जो इंजन होता है पेट्रोल होता है, पहली बात तो पेट्रोल महंगा होता है। पेट्रोल इंजन के जो पास है वो टॉर्क कम होता है यानी पावर कम होती है। पेट्रोल इंजन अधिक लोड की क्षमता नहीं होती है। तो पेट्रोल महंगा भी है, पेट्रोल इंजन के पास टॉर्क कम भी है, पेट्रोल इंजन अधिक लोड की क्षमता नहीं होती है। तो ये सभी यहाँ पर क्या हो सकते हैं? इनमें से जो है ना जो भारी वाहन होते हैं इनमें पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल नहीं करने का कारण जो होता है ना वो इन यहाँ पे पेट्रोल के महंगे होने नहीं है। वो कारण बी और सी, ये 2 ही कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक तो टॉर्क कम होता है पेट्रोल इंजन के पास में, दूसरी बात पेट्रोल इंजन अधिक लोड की क्षमता नहीं मतलब कि सहन कर सकता, क्योंकि अधिक लोड के लिए डीजल इंजन काफ़ी अच्छा रहता है। प्रश्न संख्या 14 है, एक ऐसा मोटर वाहन जो किसी मालिक द्वारा अपने व्यवसाय में कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए काम में लेता है उसे निजी सेवायान कहा जाता है। ऐसे वाहन में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं ये आपको बताना है। चालक के अलावा 6 से अधिक व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं और ये एक प्राइवेट सर्विस व्हीकल PSV व्हीकल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग आप सार्वजनिक रूप से यात्रियों को ढोने में नहीं कर सकते क्योंकि केवल एक निजी सेवायान ये होता है। सार्वजनिक स्थानों पे सार्वजनिक लोगों के लिए सेवा के लिए ये नहीं होता है। प्रश्न 15 है, किसी निजी वाहन का परिवहन के रूप में उपयोग करने के लिए आपके पास होना चाहिए। निजी वाहन का परिवहन के रूप में अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले परमिट प्राप्त करना पड़ेगा। परमिट एक प्रकार की ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आज्ञा होती है, कानूनी अधिकार होता है उसका प्रयोग करने का। प्रश्न संख्या 16 आपके पास में आ गया है, हल्के मोटर वाहन का भार 7,500 किलोग्राम से कम होता है, भारी मोटर वाहन का भार 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है। तो मालवाहक के संबंध में 7,500 और 12,000 के बीच वजन वाले वाहन क्या कहलाएंगे? मध्यम यात्री वाहन, मध्यम माल वाहन, मीडियम गुड्स व्हीकल, उपरोक्त बी एंड सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, मध्यम माल वाहन या मीडियम गुड्स व्हीकल के नाम से ये जाना जाएगा। तो मालवाहक के संबंध में पूछा है ना, इसीलिए ये ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 17 नंबर है, इंजन से अधिक काला धुआं निकलने का कारण होता है रीच ईंधन मिश्रण, यानी कि जो फ्यूल और एयर का जो मिश्रण है वो अधिक रिच होता है यानी कि ज़्यादा उसमें फ्यूल होता है। इंजन पर अचानक भारी लोड बढ़ता है, इंजन को पर्याप्त हवा उपलब्ध नहीं होती है। तो इन सभी कारणों से यानी कि इंजन काला धुआं दे सकता है, सभी कारण हो सकते हैं। प्रश्न 18 है, कौन से इंजन में नॉकिंग की समस्या आती है? नॉकिंग की समस्या मोस्टली यहाँ पर है पेट्रोल इंजन में ही आती है। डेटोनेशन की जो समस्या है वो डीजल इंजनों में आती है
और नॉकिंग की समस्या पेट्रोल इंजन में आती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर माई फास्टैग और फास्टैग पार्टनर जो है, ये दोनों ही जो ऐप है ये जो है टोल संग्रह के लिए बनाए गए हैं। माई फास्टैग और फास्टैग पार्टनर, माई फास्टैग और फास्टैग पार्टनर दोनों ही टोल टैक्स पर जो हम फास्टैग से टोल पे करते हैं उनसे संबंधित ये होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पैदल चलने वालों को बिना फुटपाथ वाली सड़क पर कहाँ चलना चाहिए? बिना फुटपाथ का पूछा है तो आपको दाईं ओर चलना चाहिए। कहाँ? सड़क के दाईं ओर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शैक्षणिक संस्थान के पास मोटर कार की अधिकतम अनुमत गति क्या होनी चाहिए? तो एक आप चाहे शिक्षा की बात, शैक्षणिक संस्थान की बात करें, कोई जानवर आप लाद कर गाड़ी को ले जा रहे हैं, या आप काम चल रहा है सड़क पर वहाँ गाड़ी चला रहे हैं, कोई सेना जा रही है, कोई जुलूस निकल रहा है जुलूस, या आप मतलब कि खराब वाहन को टो करके ले जा रहे हैं, इन सभी कंडीशंस में आपकी गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकती है। प्रश्न संख्या 22 है, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार सभी नई कारों के पहले पंजीकरण की तारीख से कितने महीने की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन का PUC चेक किया जाना चाहिए? तो जब आप जो पंजीकरण होता है नई कारों के पहले पंजीकरण की तारीख से कितने महीनों की समाप्ति पर, तो 12 महीने की समाप्ति पर PUC चेक करना चाहिए, क्योंकि प्रथम जो 12 माह होते हैं ना, इन प्रथम 12 माह का PUC यहाँ पे कंपनी या डीलर बना के दे देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर वाहन की नंबर प्लेट किस रंग की होती है? इलेक्ट्रिक का मतलब है लाइट से चलने वाली, तो इसकी नंबर प्लेट ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर पे अब अगर प्राइवेट व्हीकल हैं तो अक्सर कैसे होंगे? वाइट होंगे। अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो अक्सर येलो हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोटर वाहन है। इलेक्ट्रिक मोटर वाहन के संबंध में जो MVA मोटर वाहन अधिनियम है, इसमें जो लिमिट दी गई है 4000 वोट की लिमिट दी गई है। आप बाईं ओर से वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं यदि, आप सभी को पता है ओवरटेक हमेशा राइट साइड से किया जाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब आप लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है वही आपको बताना है। बाईं ओर पर्याप्त जगह हो, वह वाहन धीरे धीरे चलता है, उस वाहन का चालक दाहिनी ओर मुड़ने के अपने इरादे को इंगित करता है और सड़क के केंद्र की ओर बढ़ता है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लेफ्ट साइड से भी आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपके सामने जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी अगर राइट साइड में मुड़ने का संकेत करती है तो आप उस गाड़ी के लेफ्ट साइड से भी उससे आगे निकलने का प्रयास कर सकते हैं अगर सुरक्षित हुआ तो। प्रश्न संख्या 25 है, वह उपकरण जो मोटर वाहन की गति को इंगित करता है, गति को कौन इंडिकेट करता है? तो आप सभी को पता होगा चाल मापी। चाल मापी को स्पीडोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। स्पीडोमीटर जो है वो गति गाड़ी की जो है ना चाल बताता है। एक होता है चक्कर मापी, गाड़ी का चक्कर बताता है। टेकोमीटर घूर्ण चाल मापी, गाड़ी के इंजन का RPM बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोमीटर है वो बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। चक्कर मापी, अब ये चक्कर मापी क्या होता है? एक तो चाल हो गई और एक चक्कर मापी। चक्कर मापी ओडोमीटर भी होता है, आपको पता है, जो कि गाड़ी में चली कुल दूरी को बताता है। ठीक है ना, जैसे कि ट्रिप मीटर होता है ना, उसी टाइप में। प्रश्न संख्या 26 है, वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक, बस आदि को चलाने के लिए किस प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता होती है? तो सभी को पता है कि ये हेवी गाड़ियां हैं तो इनके लिए HMV लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वर्तमान में HMV लाइसेंस का जो नाम है वो ट्रांस कर दिया गया है। आपका जो लाइसेंस होगा इसके ऊपर पहले HMV लिखा हुआ होता था, आजकल इस HMV नाम की जगह ट्रांस शब्द लिखा हुआ होता है। आप सभी को पता होगा कि ट्रांस जो शब्द है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में ली जाने वाली गाड़ियों को चलाने के लिए उपयोगी होता है। साथ ही दोस्तों इस प्रकार के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए
आपके पास में एलएमवी लाइसेंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए। साथ ही आपकी जो एज है वो आपकी एज 20 साल यहाँ पर होनी चाहिए। ये आप ट्रांस जो आपका लाइसेंस होता है, इससे आप येलो कलर की जो नंबर प्लेट होती है उन वाहनों को भी चला सकते हैं। अब आपके सामने एक संकेत है, एक एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है, गोल आकृति में है, एक को काट दिया गया है। मतलब कि 2 में से 1 को काटने से बचा कितना? 1 बचा। मतलब कि ये किसका संकेत है? यहाँ पे ये संकेत है एक तरफा रास्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक तरफा मार्ग, वन वे मार्ग जिसे हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, गोल आकृति है, केवल एरो एक साइड में जा रहा है, मतलब कि बाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है। लेफ्ट साइड में मुड़ना क्या है? जरूरी है। यहाँ पर एक संकेत होता है एक सीधा जाके फिर लेफ्ट, तो यह है आगे जाकर बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, इन दोनों में अंतर होता है। गोल आकृति त्रिभुज है, त्रिभुज में एक एरो है जो कि एक बार आगे जाके साइड में होके फिर आगे जा रहा है। तो यहाँ पर यह संकेत जो है वो डाइवर्जन का है, रास्ता परिवर्तन का है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, ये इसका साइन का मतलब होता है। साइन भी बहुत शानदार लेके आया हूँ। आपके सामने त्रिभुज में 3 गोल चक्कर दिख रहे हैं और ये संकेत आपको क्या इंडिकेट करता है कि ये बहरे लोगों को इंडिकेट करता है। आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर ये अगर साइन दिखता है तो वहाँ पे बहरे लोग, बहरे गूंगे जो लोग हैं वहाँ पे होते हैं, इसका ये संकेत होता है। तो आपको सावधानी रखनी होती है। ये संकेत आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज के अंदर क्रॉस बना हुआ है, मतलब चौराया। तो ये चौराहे का संकेत है, आगे चौराया है, इसका ये संकेत होता है। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने। आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक एरो का संकेत है, नीचे गिव वे का संकेत है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आप सभी को पता है ये गिव वे का जो संकेत होता है इसका मतलब होता है रास्ता दें। अब किसको दें? जो आगे जा रहे हैं, मतलब कि आगे जाने वालों को रास्ता दें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न 33 है, अपने वाहन को नीचे की ओर ढलान पर पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा कौन सा गियर लगा होना चाहिए? ढलान पर, नीचे की ओर ढलान पर, गाड़ी का मुंह किधर है? ढलान की ओर। तो 1 नंबर गियर डालते हैं तो गाड़ी आगे जा सकती है, रिवर्स डाल देंगे तो आगे नहीं जाएगी क्योंकि ढलान की ओर मुंह है। तो यहाँ पर रिवर्स गियर आप डाल देंगे। प्रश्न संख्या आपके सामने 34 आ चुका है। वन वे रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वन वे रोड पर पार्किंग निषिद्ध है, गलत है, पार्क कर सकते हैं। ओवरटेक करना मना है, ये भी गलत है, ओवरटेक भी आप कर सकते हैं। रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। आप वन वे रोड पर एक तरफा रास्ते पर रिवर्स गियर में गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। रिवर्स गियर में गाड़ी चलानी चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है। माल ढुलाई में अधिक भार ले जा रहे हैं तो कितना जुर्माना होगा? आप सभी को पता है कि धारा 194 माल का ओवरलोड से संबंधित है। इसके उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर लगता है और 2,000 रुपये प्रति टन, प्रति अतिरिक्त टन यहाँ पर आपके ऊपर जुर्माना लगता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20,000 और अतिरिक्त प्रति टन 2,000 रुपये यहाँ पर आपके जो है जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आप माल वाहन में ओवरलोड करते हैं तो। प्रश्न 36 है, जब आप किसी ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां सिग्नल लाइट नहीं है या ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? अन्य सड़कों से चौराहे पर आने वाले यातायात को रास्ता दें, उचित संकेत दें और फिर आगे बढ़ें। चौराहे पर अपनी दाहिनी ओर आने वाले यातायात को रास्ता दें और आवश्यक संकेत देकर आगे बढ़ें, हॉर्न बजाएं और फिर आगे बढ़ें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौराहे पर अपनी दाहिनी ओर आने वाले यातायात को रास्ता दें और आवश्यक संकेत देकर आप आगे बढ़ते हैं, उचित संकेत दें और फिर आगे बढ़े। संकेत तो दे ही रहे हैं लेकिन राइट साइड से जो आने वाले व्हीकल हैं उनको आपको रास्ता देना चाहिए। किसी भी सड़क पर अगर आप जा रहे हैं तो राइट साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको आपको रास्ता देना चाहिए। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओवरटेक करना मना होता है। ओवरटेक करना मना कब होता है? जब सड़क को सफ़ेद रंग में टूटी केंद्र रेखा से चिन्हित किया गया है तो ये तो मना नहीं होता, ये मतलब कि सही है। जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जाता है तो आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब यहाँ पर
जब सड़क को सफेद रंग में एक सतत केंद्र रेखा के साथ चिन्हित किया गया है। चौथा है सड़क को पीले रंग में एक सतत केंद्र रेखा के साथ चिन्हित किया जाता है। तो आपको ओवरटेक करना मना होता है। कहाँ पर ओवरटेक? देखो, अगर एक सफ़ेद या आपकी ठोस पीली रेखा अगर होती है तो वो ओवरटेक, किसको ओवरटेक करना, वाहन को ओवरटेक करने से मना नहीं करती, वो उस लाइन को ओवरटेक करने से मना करती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। जब सड़क टूटी हुई सफ़ेद रेखाओं से चिन्हित हो जाती है तो आपको यहाँ पर यदि आवश्यक हो तो ट्रैक बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार चालक को वाहन कब तक नहीं चलाना चाहिए? शराब पीने के बाद, गति सीमा से अधिक भार हो तो, ले जाने के लिए अनुमत वजन से अधिक हो तो, और उचित वर्दी के बिना। तो यहाँ पर केवल 113 जो नंबर धारा है इसके बारे में पूछा है। और धारा 113 केवल लोड के संबंध में उल्लेख यहाँ पे करती है, और लोड का उल्लेख यहाँ पर धारा जो है 113 में है और सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न 40 है। आप एक बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या उतारने के लिए रुकी हुई है। आपको क्या करना चाहिए? आप सभी को पता है कि जब गाड़ी खड़ी रहती है और बस से यात्री उतर रहे हैं और आप अगर उसको ओवरटेक करते हैं तो यात्रियों के आकर एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए? बस के पीछे धैर्यपूर्वक रूप से रुकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 41 है। आपको खतरे की चेतावनी वाली लाइटें कब चालू करनी चाहिए? खतरे की चेतावनी का मतलब है हजार्ड लाइट आप कब ऑन करते हैं? जब आप सीधे चल रहे हों, जब आपका वाहन पार किया जाता है तो इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो रही है। जब आपका वाहन नो पार्किंग क्षेत्र में पार किया जाता है वाहन को धीमा करते समय। तो यहाँ पर जो है खतरे की चेतावनी लाइट आप कब प्रयोग कर सकते हैं? जब आपका वाहन पार किया जाता है तब तो इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो रही है पार करते समय, तो आप खतरे की चेतावनी लाइटें हैं उनको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपको संकेत देना पड़ेगा कि भी आप पार कर रहे हैं। और खतरे की जो चेतावनी लाइटें होती है उन्हीं को साथ में यहाँ पर पार्किंग लाइट भी बोला जाता है। पार्किंग लाइट और ये हजार्ड लाइट एक ही होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है। किस वाहन को फ्री पास दिया जाना चाहिए? यानी उसको निर्बाध मार्ग उपलब्ध आपको करवाना चाहिए देखते ही कि भाई आप आगे पहले जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर पुलिस वाहन को, आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा वाहन को, दोपहिया वाहनों को, रूपक सभी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जरूरी आपातकालीन वाहन होते हैं, जिसमें एम्बुलेंस भी आ गई और अग्निशमन सेवा भी आ गई। इन दोनों को रास्ता आपको देना चाहिए। प्रश्न 43 है। एक नई कार के लिए एक मुश्त कर कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 15 वर्षों के लिए होता है। एक साथ ही 15 वर्ष का कर है और टैक्स आपको देना होता है। यही टैक्स जो है, जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, इनमें 1/1 एक वर्ष का जो है टैक्स एक बार में जमा किया जाता है। एक नई कार के लिए एक मुश्त कर कितने वर्ष के लिए होता है? 15 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? बिना गियर की बात आई है ना, तो बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो आयु है वो 16 वर्ष यहाँ पे होती है। प्रश्न संख्या 45 है। रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए करते हैं? अपना चेहरा देखने के लिए, वाहन के पीछे से आने वाले यातायात को देखना, यात्रियों को पीछे की सीट पर देखने के लिए, रियर विंडशील्ड ग्लास देखने के लिए। तो यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर होता है ना, इसका प्रयोग वाहन के पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए होता है। प्रश्न संख्या आपके सामने 46 है। जब आप रात के समय हाई बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे हैं और कोई वाहन विपरीत दिशा से आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहली बात तो यह है कि अपनी हेडलाइट है उसको लो बीम पे कर लेना चाहिए, यानी कि वाहन के गुजरने तक हेडलाइट को मंद करें, यानी निचली बीम पर आपको करना चाहिए। प्रश्न संख्या 47 है। हॉर्न का प्रयोग वर्जित होता है, कहाँ कहाँ पर आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते? तो अस्पतालों पर और न्यायालयों के पास में आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। प्रशासन से विशेष प्राधिकार प्राप्त वाहन प्राधिकार प्राप्ति का स्टिकर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन से विशेष प्राधिकार जो प्राप्त करने वाले व्हीकल होते हैं तो
वो स्टिकर का प्रयोग कर सकते हैं या लगा सकते हैं इसके संबंध में। तो कहाँ लगा सकते हैं? विंड स्क्रीन पर सामने वो लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 49 आपके सामने है। आप किसी सामने आने वाले चौराहे पर यू टर्न लेकर वापस मुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने ट्रैफिक लाइट वाले चौराहे पर पुलिस गाड़ी खड़ी है, तो अब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर 1 है यू टर्न लेना कैंसिल, किसी अन्य चौराहे पर जाकर यू टर्न लेंगे, हरे सिग्नल में राइट टर्न इंडिकेटर देते हुए उचित लेन में रहते हुए यू टर्न ले लेंगे। यानी कि हरे सिग्नल में राइट टर्न इंडिकेटर देते हुए उचित लेन में रहते हुए यू टर्न ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यू टर्न नहीं लिया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप किसी सामने वाले चौराहे पर यू टर्न लेने कर चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो पेपर सॉल्यूशन है वो चल रहा है। बिल्कुल आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। जब आप वाहन सीखने के लिए लर्निंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, जैसे राजस्थान में RJ 21 के RTO से आपने लर्निंग बनवाया, तो अब आप मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अपने स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कब कर पाएंगे? इसका जवाब आपको देना है कि राजस्थान में किसी भी RTO में आवेदन है वो यहाँ पर किया जा सकता है। राजस्थान में रूल ये है कि आप कहीं पर भी लर्निंग या स्थायी लाइसेंस आप साथियों बनवा सकते हैं। बाकी जो हर स्टेट का जो रूल होते हैं वो अलग होते हैं। राजस्थान स्टेट में सेम राज्य में सभी जो RTO इनको आपस में लिंक किया गया है, रिकॉर्ड सभी का एक दूसरे के साथ में शेयर होता है। तो इसीलिए जितने भी RTO ना सभी RTO रिकॉर्ड शेयर करते हैं। तो इसीलिए जो राजस्थान राज्य है ये क्या करता है यहाँ पर, है ना, तो पूरे राजस्थान में कहीं पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में किसी भी RTO में आवेदन किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी क्लास यहाँ पर हमने लेने का प्रयास किया है और काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर आपको मैंने पूछे हैं और आपने इनका जवाब दिया होगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा स्टडी एट होम जो यूट्यूब चैनल, इसको लाइक और शेयर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितनी हेल्पफुल रही, और इससे और भी फास्ट करें या थोड़ा सा स्लो मोशन में इन सेशनों को चलता रहने दें। लगातार ये सेशन एक के बाद एक आपको पता है आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका एग्जाम आ चुका है, हमें आपके एग्जाम की चिंता है, तो आपको हर पर्सन की बाल की खाल निकाल के आपको देना चाहते हैं ताकि आप बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकें। तो साथियों उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी सटीक होगी। तो साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।